गाइस, सो हाय एवरीबॉडी, दिस इज आशीष भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है आईएफटी हेयर साइंस में। तो आज हम एक सेशन करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के जो हमको देखेंगे अभी सवाल आएगा कि ये सेशन किस बारे में है, क्यों होने वाला है और क्या क्या डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, आजकल लोगों को हेयर से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, तो उनमें सवाल बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लोगों को डाउट्स बहुत सारे हैं। तो उन डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हेयर से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है और उनका समाधान हर कोई चाहता है, लेकिन हल हर किसी को नहीं पता है। तो उसके लिए, उन समाधान के लिए आज मेरे साथ डॉक्टर विकास मौजूद हैं जो एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी हैं, और साथ साथ डॉक्टर प्रियंका मैम मौजूद हैं, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर सचिन बंसल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एनेस्थेटिक एक्सपर्ट है एंड पेन फिजिशियन है। तो आज इन तीनों एक्सपर्ट से हम कुछ सवाल करेंगे और जो हमारी आम जनता है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहती है, अपने बालों को सुनहरा, गहरा और बहुत ज्यादा अमेजिंग करना चाहती है, वो सारे डाउट्स जो हैं आज ये तीनों हमारे डॉक्टर्स क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर विकास हमारे साथ हैं। तो जो मेरा पहला सवाल होगा डॉक्टर विकास सर आपसे होगा, तो जब भी आपकी क्लिनिक में, पहले तो मैंने आपको बता दूं, आपकी क्लिनिक के बारे में मैंने बहुत सुना है, जो भी आपकी क्लिनिक के हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स हैं बहुत ही ज्यादा नेचुरल आते हैं। मतलब कोई देखकर ये बता नहीं सकता कि आप उस इंसान ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो आप जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, वैसे क्या प्लानिंग करते हैं, क्या आप उसके साथ वार्तालाप करते हैं, ऐसा क्या होता है उस पर्सन को देखकर, उसके डोनर एरिया को देखकर, उसके बालों को देखकर, उसकी हेयर थिनिंग को देखकर, ऐसा क्या प्लानिंग करते हैं कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं? पूरे इंडिया में मैं कहूंगा कि जो अपना आईएफटी क्लिनिक है बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हेयर ट्रांसप्लांट का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है हेयर लाइन, जो कि नेचुरल दिखनी चाहिए। उसके लिए हम एज और उसके जो फेशियल फीचर्स हैं और जो एक्सप्रेशन है उसके बिहाफ पे अपने हेयर लाइन बनाते हैं। तो जैसे यंग एज है तो यंग एज में हेयर लाइन थोड़ी अपने आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और यदि एज ज़्यादा है, 40 प्लस है, 30 प्लस है, तो अपने वी शेप हेयर लाइन पे जाते हैं। फिर अपना जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डोनर एरिया। तो सबसे बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस होने के लिए जो डोनर एरिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डोनर एरिया, जो बाल जो अपने सेलेक्ट करते हैं, तो डोनर एरिया ऐसा होना चाहिए जो हार्मोन के लिए सेंसिटिव नहीं हो, जो हेयर्स है वो हार्मोन के लिए सेंसिटिव नहीं हो। तो अपने जो ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस है उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर नीचे, ये एरिया बेस्ट डोनर एरिया है जिस जो हार्मोन के लिए सेंसिटिव नहीं है। इस यहाँ से जो बाल ट्रांसप्लांट करेंगे वो उनकी लाइफ थोड़ी लंबी होती है। बीएड से ट्रांसप्लांट में थोड़ा सा झिझक होती है कि कैसे होगा, स्कारिंग तो नहीं होगी। तो हम एक मिनी पंच यूज करते हैं पॉइंट का, जिसमें स्कारिंग के चांसेस बिल्कुल भी कम है, और 20 से 25 दिन बाद अपने खुद भी ऐसे बता नहीं सकते कि यहाँ से बीएड का पार्ट लिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूवर्स को मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपने सब कुछ क्लियर कर दिया है। सो मेरा दूसरा जो प्रश्न है वो डॉक्टर प्रियंका मैम से है। प्रियंका मैम, जब भी कोई पेशेंट क्लिनिक पर आता है तो उसकी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो ना, और ऐसी क्या लिमिटेशंस हैं? लाइक मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूँ। लाइक किसी की एज बहुत कम है और उसको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, या फिर उसका बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, तब क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? या फिर कोई इंसान है जिसका बहुत ओल्ड एज है, लाइक 70 प्लस है, और इस सिचुएशन में आप कैसे प्लान करते हैं, प्लीज़ बताइए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा ध्यान में रखने होते हैं, उसके बाद ही हम इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पुअर डोनर एरिया। सपोज अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन जो डोनर एरिया में बाल हैं वो कम हैं, तो वो ट्रांसप्लांट करने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स हैं वो लिमिटेड हैं, जो उस पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे पेशेंट को भी सिलेक्ट करने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, उसमें भी हमें हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, लाइक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। ऐसे पेशेंट्स में भी हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ क्रॉनिक डिसीजेज हैं लाइक रीनल डिसीजेज या थायराइड, उसमें भी हमें हेयर ट्रांसप्लांट करने से बचना चाहिए। पेशेंट अगर कुछ ड्रग्स पे है, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है एंटीकोगुलेंट्स, यानी कि खून पतला करने की दवाइयाँ, ऐसे पेशेंट में भी हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर डोनर एरिया बहुत वीक है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो और जिनको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि हमें बिल्कुल एक नेचुरल और बहुत हाई डेंसिटी अचीव करनी है, तो ऐसे पेशेंट में भी
हमें लेने से बचना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी ऐसे पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। मेरा अगला जो सवाल है हमारे एनेस्थेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर सचिन बंसल से है। तो सर एक्चुअली क्या है, जब भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो मोस्टली लोगों के जहन में यही डर होता है कि दर्द बहुत ज़्यादा होगा, राइट। मतलब आधे लोग तो मुझे लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट इसीलिए नहीं करवा पा रहे कि उनको उस दर्द का बहुत ज़्यादा डर है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने भी हेयर ट्रांसप्लांट लिया है, उसने मुझे बताया कि बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं हुआ मुझे फील। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को अगर ये बताया भी जाए कि बिल्कुल दर्द नहीं होता है, फिर भी उनके वो डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं होते, उनका डर बिल्कुल जाता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए जो भी हमें लाइव सुन रहे हैं अभी, सबसे पहले तो मैं उन सबका स्वागत करना चाहूँगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली इसमें हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में हम आपके सर के केवल उसी हिस्से को सुन करते हैं जिस पे हमें काम करना है। दूसरा, हम इसमें लोकल एनेस्थेटिक्स की दवाइयों का एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जो कि आपके लिए कंप्लीट सेफ एंड काफी इफेक्टिव रहता है। तीसरा, हम लोकल एनेस्थेटिक को बहुत ही छोटी छोटी जो इंसुलिन सिरिंज है उसके थ्रू आपके सर में इंजेक्ट करते हैं, और उन सिरिंजों का पेन कम हो इसके लिए हम टेंस थेरेपी का यूज करते हैं। टेंस थेरेपी क्या है, इसमें हम एक वाइब्रेटर यूज करते हैं जो कि उस मेडिसिन को आपके सर पर अच्छे से फैलाता है, स्प्रेड करता है। प्लस जो लोकल एनेस्थेटिक है उसकी टॉक्सिसिटी को भी साथ में कम करता है, और आपका जो इंजेक्शन का दर्द है उसको काफी हद तक कम कर देता है। इस प्रोसीजर में 1 से 2 मिनट लगता है। उसके बाद में यह इतना इफेक्टिव रहता है कि नेक्स्ट आपको 7 से 8 घंटे तक, जब तक प्रोसीजर चलता है तब तक आपको कोई भी इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस चीज को भूल जाइए कि इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन कई प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर मैंने देखा है केसेस खराब हो जाते हैं, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो वो क्यों होता है सर? और यहाँ से मतलब जो यहाँ पर नहीं हो रहा है वो बाकी जगह पर जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही है वो क्यों हो रही हैं, और यहाँ पर वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं? यहाँ पर सब कुछ क्यों अच्छे से है, और जो काफ़ी क्लिनिक्स हैं, काफ़ी जगह हैं जयपुर से बाहर, राजस्थान के बाहर, वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़े जा रही हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले आप जब भी कभी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक का चयन करते हैं तो 3 बातों को सुनिश्चित करें। पहली चीज कि जहां भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं, पहली वहां पे डॉक्टर्स जो कि इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हैं उनकी टीम वहां हो। दूसरी बात, वहां पे वो सेंटर इमरजेंसी सुविधाओं से इक्विप्ड हो। तीसरी चीज कि वहां प्रॉपर मॉनिटरिंग हो आपकी। और हमारे सेंटर में हम प्रॉपर एनेस्थेटिक्स, जैसे मैं इस सेंटर पे रहता हूं, और हम पहले मरीज का, जैसे डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमें हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, थायराइड है, रीनल है, ऐसे पेशेंट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो हम पहले पेशेंट का प्री एनेस्थेटिक इवेल्युएशन करते हैं, उसका कंप्लीट इवेल्युएशन होता है, उसकी कुछ जांचें कराई जाती हैं और उसके वाइटल्स लिए जाते हैं, जिसके आधार पर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि पेशेंट फिट है या नहीं है, उसको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हमें लेना है या नहीं लेना। अगर वो हमारे क्राइटेरिया में आता है, अगर वो हमारे क्राइटेरिया में फिट होता है, तभी हम उसको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पोस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। उसके बाद भी 24 घंटे के लिए हमारे सेंटर पे उसको हम अपने सुपरविजन में रखते हैं। यह इंडिया में हमारी अपनी पहल है जिसमें हम पेशेंट को 24 घंटे के लिए यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। कुछ ही ऐसे सेंटर होंगे आई थिंक इंडिया में जो कि ऐसा करते होंगे, जो पेशेंट को अब नेक्स्ट 24 घंटे के लिए अपने सेंटर पे रखते होंगे और उसका ध्यान रखते हैं, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, और नेक्स्ट डे हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो प्रियंका मैम से है। मैम, जैसा कि देखा गया है कि बहुत सारे क्लिनिक्स हैं इंडिया में, तो कुछ क्लिनिक्स जो हैं वो पर ग्राफ्ट 15 रुपये चार्ज कर रहे हैं, कोई 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, तो कोई कहीं तो लाखों तक चार्ज करते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट क्यों है? मतलब ये ज़्यादा इतना डिफरेंस हर क्लिनिक में क्यों आ रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हेयर ट्रांसप्लांट मेरी नज़र में एक ट्रांसफॉर्मिंग सर्जरी है,
जो भी पेशेंट, और हमारे बहुत से व्यूअर्स भी इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि जो पेशेंट बाल्डनेस से अफेक्ट होते हैं उनका लुक, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इससे अफेक्ट हो जाता है। तो जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएं, आपको ऐसा क्लिनिक चूज करना है जिसमें कुछ सबसे इम्पोर्टेंटली रिजल्ट्स, जो भी क्लिनिक आप चूज कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स किस तरह के हैं, ये सबसे ज़्यादा आपको दिमाग में रखना है। रिजल्ट्स एकदम नेचुरल, हेयरलाइन डिजाइनिंग एक नेचुरल और गुड डेंसिटी अचीव हो सके। इसके अलावा रेट्स डिसाइड के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वालिफाइड डॉक्टर्स। जिस भी सेंटर को आप चूज कर रहे हैं फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट, क्या उसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए प्रॉपरली क्वालिफाइड, ट्रेंड हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है एक्सपीरियंस को लेके, कि जो भी डॉक्टर्स ये परफॉर्म कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है। एंड आई मेंशन इट कि एक्सपीरियंस को एज से रिलेट ना करें। बहुत से ओल्ड डॉक्टर्स जो मंथ में एक सर्जरी कर रहे हैं एंड समवन हु इज इन अर्ली 30s और जो डेली का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो दोनों के एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। थर्ड पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्जरीज, कि जो भी ट्रांसप्लांट सेंटर आप चूज कर रहे हैं उसमें किस फ्रीक्वेंसी में सर्जरी हो रही है, या डेली परफॉर्म हो रही है या मंथ में कितनी हो रही है। तो एज एन एवरेज आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को टैली करिए, क्योंकि आजकल देखिए सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत से फेक रिजल्ट्स भी पब्लिश किए जाते हैं। तो क्या जो पेशेंट के रिजल्ट्स डाले जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या उन सेंटर की वेबसाइट पे, वो कितने ओरिजिनल हैं, ये हमें देखना है। ठीक है। इसके अलावा पॉइंट्स आता है टेक्निक पे। जो रेट्स के जो क्राइटेरिया है वो टेक्निक्स पे भी डिसाइड होता है कि कौन सी टेक्निक्स उस सेंटर में फॉलो की जा रही हैं, क्या वो लेटेस्ट टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एक और पॉइंट आता है वो है ओटी सेटअप को लेके, कि जो भी सेंटर आप चूज कर रहे हैं वहाँ के ओटी का सेटअप किस तरह का है, क्या वहाँ के जो स्टाफ हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड है कि नहीं, आपके ओटी में सारी जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली यूज हो रहे हैं कि नहीं। जो इमरजेंसी कुछ वैसे तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर, लेकिन कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर हो जाते हैं बाय द वे, तो उसको फेस करने के लिए क्या आपके टीम रेडी है, इट इज एनरिच्ड विद ऑल द इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, कई लोगों का डोनर एरिया बहुत वीक होता है और कई लोग मल्टीपल हेयर ट्रांसप्लांट की सिटिंग ले चुके होते हैं किसी और क्लिनिक से, और वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होते हैं। लाइक वो अपने हेयरलाइन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और उसी वजह से उनका जो डोनर एरिया है वहाँ पर ग्राफ्ट भी इतने ज़्यादा नहीं बचे होते हैं कि वो अब आगे इस प्रोसीजर को कंटिन्यू कर पाएँ, अपनी हेयरलाइन को वापस ठीक कर पाएँ। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या एडवाइस करते हैं और क्या उनके लिए करते हैं, पेशेंट्स के लिए? देखिए, ऐसा है कि बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसा कि आपने बोला, जिनके जो अपने प्रीवियस हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बिकॉज जो हेयर लगे हैं उनका एंगुलेशन प्रॉपर नहीं होता है या फिर वो बहुत खड़े खड़े हो जाते हैं। तो उसके ऐसे केसेस में हम कोशिश करते हैं कि उस हेयर लाइन को रिपेयर किया जाए, जो हेयर्स लगे हैं उनके एंगुलेशन को करेक्ट किया जाए। डोनर एरिया सेलेक्ट किया जाता है। सपोज अगर डोनर एरिया में इतने बाल नहीं बचे हैं तो फिर नेक्स्ट हमारा टारगेट होता है कि हम बियर्ड एरिया से अचीव करें। तो लेकिन खास बात ये होती है कि बियर्ड के जो हेयर हैं वो भी थोड़े से थिक होते हैं, तो इसीलिए उनका जो जब हम उनको इम्प्लांट करते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि आगे के फ्रंट एरिया में और क्राउन एरिया में उनको डायरेक्टली प्लेस ना करें, क्योंकि उनको अगर हम उस एरिया में प्लेस करते हैं तो ग्रोथ भी थोड़ी सी हार्ड और स्टिफ सी लगती है। तो इसलिए इन वालों को हम मिड स्कैल्प पोर्शन में इम्प्लांट करते हैं आफ्टर मिक्सिंग विद द एग्जिस्टिंग हेयर्स। तो इससे जो है एक मतलब डायरेक्टली कोई पेशेंट कह नहीं सकता, क्योंकि वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं और ग्रोथ अचीव हो पाती है। मैम, आजकल पीआरपी के साथ साथ जीएफसी भी बहुत पॉपुलर है, तो पीआरपी एंड जीएफसी के बीच में जो अंतर है इसके बारे में प्लीज हमें बताइए। जीएफसी का फुल फॉर्म है ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। तो जैसा मैंने बताया कि पीआरपी में हम एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को लेते हैं और उनको इंजेक्ट करते हैं, तो फिर बाद में ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं ये ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करते हैं और फिर वो जाके अपना काम करते हैं। सो इसको होने में, रिजल्ट आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। वहीं जीएफसी की अगर हम बात करें तो इसमें डायरेक्टली हम ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट को ही स्कैल्प में इंजेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि इन दोनों को बनाने का जो तरीका है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइक जो इनकी किट होती है जो हम
ट्यूब्स यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होती है, जो एंटीकोगुलेंट इनमें यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है, और जो सेंट्रीफ्यूज हम जिन मशीन्स में करते हैं उसकी आरपीएम भी डिफरेंट होता है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। और जैसा मैंने बताया कि जीएफसी में हम डायरेक्टली ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट ही इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसके रिजल्ट्स थोड़े से फास्टर होते हैं। लाइक पीआरबी में हमें 4 to 5 जहाँ सेशंस की ज़रूरत होती है, विच इज़ 4 to 6 वीक्स अपार्ट, वही जीएफसी में इन सेशंस का नंबर जो है थोड़ा कम रहा होता है। लाइक 3 to 4 में भी हमें उतने ही रिजल्ट्स मिलते हैं जो पीआरबी में मिलेंगे। तो ये एक एडवांस और कह सकते हैं कि मोर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है फॉर द हेल्थ। थैंक यू मैम। एंड मैम एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट अगर एक इंसान का सक्सेसफुली हो जाता है एंड ही सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, सो जो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है हेयर की, उस ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताइए कि वो लाइफ लॉन्ग तक चलती है या फिर उसको हेयर फॉल का डर होता है वापस, तो इसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, अगर हम थियोरेटिकली बात करें, यानी कि जो बुक्स में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, तो जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, क्योंकि ये वो हेयर्स हैं जिन पे डीएचटी यानी कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्ट नहीं करता है, तो थियोरेटिकली ये नहीं गिरने चाहिए। बट ऐसा कुछ केसेस में देखा गया है कि जिनके ऑक्सीपिटल रीजन में यानी पीछे वाले डोनर एरिया में भी अगर थिनिंग होती है, तो फ्यूचर में आफ्टर सम टाइम 5 से 10% बाल गिर सकते हैं। बट लेकिन जो पहले वाली कंडीशन थी, जो विजिबल बाल्डनेस था, जो गैप था, ऐसा अचीव नहीं होगा। इतना मतलब थोड़ा बहुत हेयरफॉल रह हो सकता है, डेंसिटी में कमी आ सकती है, बट विजिबल बाल्डनेस कभी भी शो नहीं होगा इस चीज़ के लिए। ओके, थैंक यू सो मच विकास सर, सचिन सर, प्रियंका मैम फॉर आपने हमारे सभी व्यूअर्स के जो डाउट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर किए हैं, और मैं बिलीव करता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके डाउट्स पूरे क्लियर हो गए होंगे, और जो भी उनका डर था कि दर्द होता है कि नहीं, बाल ज़िंदगी भर टिकेंगे कि नहीं, दवाइयाँ कब तक लेनी है कब तक नहीं लेनी है, वो सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपके डर अब निकल चुके हैं, डर को और दूर भगाइए और आईएफटी क्लिनिक में ज़रूर आइए, क्योंकि आईएफटी क्लिनिक आपको देता है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट हेयरलाइन। क्योंकि अगर आपको अपने बालों को फिर से सुनहरा और गहरा बनाना है तो आपको आईएफटी ज़रूर आना चाहिए, और हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है जो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होने देगी, और मैं आपको यहीं मिलूंगा और हमारे डॉक्टर्स आपको यहीं मिलेंगे। तो अगर आपको भी मेरी तरह प्यारे प्यारे बाल चाहिए तो ज़रूर विजिट कीजिए आईएफटी हेयर साइंस। थैंक यू सो मच।